आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। राहुल गांधी आज दिल्ली में दिखे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तक गए। कांग्रेस अभी तक हरियाणा की हार को पचा नहीं पाई है। कांग्रेस के 12 नेता आज चुनाव आयोग के दरवाजे तक चले गए। नरेंद्र मोदी ठीक कहते हैं, जब जब कांग्रेस हारती है तो हर बार ईवीएम ही करती है। अब की बार बस एक फर्क दिख रहा है, अब राहुल गांधी के दोस्तों ने ही कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के सियासी पार्टनर्स ने कांग्रेस को ताना मारना शुरू कर दिया और बीजेपी की तारीफ का तराना पढ़ना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में राहुल गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर पलट गया है। 7 अक्टूबर तक राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे मजबूत नेता माने जाते थे और 9 अक्टूबर को सबसे कमजोर नेता बताए जाने लगे। आज राहुल गांधी की बीजेपी ने नहीं, मोदी विरोधियों ने कैसे क्लास लगा दी, 24 घंटे में कैसे पूरी पॉलिटिकल पॉलिसी बदल गई, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को सोचना होगा। राहुल के पक्के दोस्त क्यों कहने लगे हैं, तुम रहने दो राहुल, तुमसे ना हो पाएगा। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे। अकेले राहुल हार का सर्टिफिकेट है। राहुल के पॉलिटिकल पार्टनर्स को अब ऐसा क्यों लगने लगा है? कांग्रेस को कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने हराया है। क्या राहुल पर इंडी अलायंस का विश्वास डगमगा गया है? क्या राहुल के ओवर कॉन्फिडेंस से उनके मित्रों का कॉन्फिडेंस हिल गया है? कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है। डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। एक अकेले मोदी वन मैन आर्मी है, एक अकेले राहुल सरेंडर करने की 100% श्योरिटी है। राहुल के दोस्तों को अब ऐसा क्यों लगने लगा है? हरियाणा साथ नहीं लड़े, चुनाव हारे। मध्य प्रदेश साथ नहीं लड़े, चुनाव हारे। अकेले चलने की जो रणनीति बनाई वो उसमें विफल रहे। राहुल के सारे दोस्त, राहुल के सारे पार्टनर्स अब एक साथ मिलकर राहुल की खिंचाई करने लगे हैं। 4 जून 2024 को राहुल गांधी इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय बना दिए गए थे, जो सबकी आंखों के सितारे बन गए थे, दुलारे बन गए थे। बस उन्हीं राहुल गांधी को चाहने वाले, राहुल की सुनामी का ढिंडोरा पीटने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या? हरियाणा के नतीजों के बाद मोदी ने बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक अनुमान लगाया। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा में राहुल की करारी हार की गूंज दिल्ली में सुनाई दी, झारखंड में दिखाई दी, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक राहुल के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्हीं के इंडी अलायंस वाले पार्टनर्स ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी को सीख लेने के लिए 2 बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आप आम आदमी पार्टी को साथ में लेते, आप अखिलेश यादव जी की पार्टी को साथ में लेते, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग अगर प्रचार करने के लिए जाते उसका बहुत फर्क पड़ता। तो हम तो कह रहे थे भाई आप समझौता कर लीजिए, आप सरकार बनाइए। लगभग सारी बातचीत फाइनल हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, और उसके बाद फोन उठाना ही बंद कर दिया, कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। दिल्ली के अंदर तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं, विधानसभा का दिल्ली में तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे विधान। हाँ, तो दिल्ली में हम साथ लड़े थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हम 2013 अकेले लड़े, 15 अकेले लड़े, 20 अकेले लड़े, इस बार भी अकेले लड़ेंगे। दिल्ली से इंडी गुट की फाइट शुरू हो चुकी है। राहुल के ओवर कॉन्फिडेंस पर पहला निशाना अरविंद केजरीवाल ने लगाया। वही केजरीवाल जो 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल के साथ बैठकर मोदी के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे, आज वही केजरीवाल राहुल के अति आत्मविश्वास पर ताना मार रहे हैं। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही राहुल और उनकी पार्टी का हरियाणा में बंटाधार हुआ।
और अब दिल्ली में भी यही होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हिंट दे दिया है, दिल्ली में इंडी की पार्टनरशिप वाले चैप्टर का दी एंड हो गया है और बाकी बातें कैमरे पर कह दी गई हैं। तो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की बात थी और बाद में नैक मूवमेंट पे वो नहीं हो पाया, कारण जो भी रहा, मैं समझता हूं कि आज उसका खामियाजा बीजेपी की सरकार बनी, उसका भुगतना पड़ा कांग्रेस को। आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस का भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने हराया है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में उनकी सिर्फ 2 सीटें थी विधानसभा में, तो भी सपा ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा में। दिल्ली में विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस 0 पे है, पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी। पर कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चले। हमने बहुत प्रयास किया, पर इसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे का सोचना है। कांग्रेस अति आत्मविश्वासी है, उनको लगता है कि वो भाजपा को अकेले हरा सकते हैं। अलायंस पार्टनर्स ने बहुत भरसक प्रयास किया कि हरियाणा में भी अलायंस हो पाए, पर वो नहीं माने। तो ये तो कांग्रेस को ही विचार करना। दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। हरियाणा में राहुल के फ्लॉप शो का असर यूपी में भी दिखने लगा है। 24 के लोकसभा चुनाव में जो राहुल और अखिलेश साथ साथ दिखा करते थे, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के एक नतीजे ने उस दोस्ती में भी दरार पैदा कर दी है। और यह दरार आपको यूपी उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट में दिख जाएगी, क्योंकि अखिलेश ने 6 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है वो कांग्रेस को खटक सकती है। सपा ने अभी 6 सीटों पर नाम फाइनल किए हैं, जबकि मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए गए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जिन 6 सीटों पर अखिलेश ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से 2 सीट फूलपुर और मंझवा पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। अब इसे हरियाणा के चुनावी नतीजों का साइड इफेक्ट ही कहेंगे कि यूपी में भी सपा और कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई। अखिलेश ने राहुल से कन्नी काटनी शुरू कर दी है और यह बात खुद यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे कह रहे हैं। कैमरे पर बता रहे हैं कि अखिलेश ने बिना किसी मीटिंग के ही सीटों का ऐलान कर दिया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। मोदी विरोधियों का आपस में लड़ना, राहुल का केजरीवाल का फोन पिक न करना, आपका दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला करना, अखिलेश का बिना बातचीत किए उपचुनाव के लिए सीटों का ऐलान कर देना, यह सब बता रहा है कि हरियाणा के नतीजों ने राहुल के सियासी गुड टाइम्स का दी एंड कर दिया है। राहुल का पॉलिटिकल बैड टाइम एक बार फिर शुरू हो चुका है और यह सिर्फ दिल्ली या यूपी तक सीमित नहीं है। राहुल की हरियाणा वाली हार की गूंज अब महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी है। सामना के संपादकीय में लिखा यह शब्द पढ़िए, कांग्रेस की हार की वजह फाजिल आत्मविश्वास है। यानी जिस महाराष्ट्र में गठबंधन करके इंडी गुट ने लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें बटोरी, हरियाणा के नतीजों के बाद वहां भी दरार पैदा होनी शुरू हो गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां भी ठाकरे गुट के टारगेट पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है,
हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। एक उससे फायदा हो गया कि जो हरियाणा में जो गलतियां हुई, ऐसा लगता है, हमें लगता है, शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा। मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूं, मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र में उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। महाराष्ट्र की करंट सिचुएशन देखकर तो यही लग रहा है कि हरियाणा के नतीजों के बाद राहुल कहीं और देख रहे हैं, पवार कहीं और नजरें गड़ाए बैठे हैं, उद्धव भी खुद को साइडलाइन कर चुके हैं और ये फाइट सिर्फ अंदर खाने ही नहीं, पब्लिकली शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे। वो कौन से आधार पे उनने लिखा है, क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। बिल्कुल आपत्ति है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी मजाक का पात्र बन गए हैं। कोई राहुल गांधी जी के लिए जलेबी वाला मैसेज लिखकर उनके एड्रेस पर जलेबी का ऑर्डर भेज रहा है। बीजेपी की अलग अलग टाइमलाइन पर राहुल और जलेबी वाला मैसेज ही दिख रहा है। और अब तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी जलेबी और राहुल के गुब्बारे पर हंस हंस के चटकारे लेने लगे हैं, वो भी मोदी के सामने। सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के चुनावी नतीजों वाले दिन राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक दोनों सोशल मीडिया से गायब रहे। न तो उन्होंने अपने पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी, न ही हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं के लिए दो शब्द कहे। राहुल गांधी को हरियाणा में मिली करारी हार का एहसास बुधवार सुबह 11:30 बजे हुआ, लेकिन यहां भी राहुल ने जम्मू कश्मीर में इंडी की जीत को संविधान की जीत बता डाला और हरियाणा के नतीजों पर शक संशय वाला नैरेटिव फैला डाला। मुलाकात हुई, हमने उनको अवगत कराया कैसे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा हमने आंकड़े दिए, हमने दस्तावेज दिए और 13 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दस्तावेज हम देने वाले हैं। इन सब में बैटरीज की शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं और उससे हमने जवाब मांगे चुनाव आयोग से कि जांच कीजिए और जवाब दीजिए। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो,
सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे लेकिन ये हुआ पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है, तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं। मगर ऐसा फॉल्स नैरेटिव बनाकर हरियाणा की हार के बहाने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल इस सच को नहीं दबा सकते कि वो जहां जहां चुनाव लड़ते हैं बहुत बुरी तरह से हारते हैं। 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में 47 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। इसके अलावा 3 लगातार लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को हार मिली है। यह सीधे सीधे राहुल की हार है। 2011 के बाद यानी पिछले 13 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी है। खुद राज्यों में सत्ता रहते कांग्रेस ने 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया और उनमें से केवल 7 में ही जीत हासिल की है। सक्सेस रेट रहा सिर्फ 18% का। बीजेपी के लिए यह आंकड़ा 40 में से 22 बार है। बीजेपी का सक्सेस रेट 55% है। लगातार 2 बार सत्ता में रहते हुए तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर कांग्रेस का सक्सेस रेट सिर्फ 14% है, जबकि इसी पैमाने पर बीजेपी का सक्सेस रेट 61% का है। हरियाणा की जीत हमारी बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा गैप है। इसे 24 के लोकसभा चुनाव से ही समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी अकेले रहकर भी 240 सीट जीतने की गारंटी है। 293 सीटें तो एनडीए ने जीत ली। दूसरी तरफ राहुल इंडी अलायंस का कुनबा बनाकर भी, सबको साथ लाकर भी 234 सीट ही जीत पाए। मोदी अकेले 240 ले आए तो राहुल सिर्फ 99 सीटें ला पाए। 2024 में जिन सीटों पर मोदी और राहुल की सीधी टक्कर हुई उनमें से 157 सीटें नरेंद्र मोदी ने जीती। मोदी बनाम राहुल की यह डायरेक्ट फाइट नेशनल लेवल पर भी बीजेपी के लिए फायदेमंद है और अब आने वाले चुनावों में भी यही पैटर्न दिखेगा। हरियाणा के नतीजों के बाद, राहुल की करारी हार के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे गुट की शिवसेना और कांग्रेस में एक तरह से ठन गई है। दोनों कैमरे पर तो एक दूसरे को कोस ही रहे हैं। अब मुंबई में अभी से भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाले पोस्टर्स भी दिखने लगे हैं। ये सब कुछ पिछले 24 घंटों में हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। खास करके इंडिया गठबंधन के दल आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता तो बयान दे ही रहे हैं, साथ ही अपने मित्र दलों तक मैसेज पहुंचाने के लिए पोस्टरबाजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हम दादर में हैं, शिवसेना भवन के सामने हैं। शिवसेना यूबीटी यहीं से चलती है और इसी शिवसेना भवन के ठीक सामने एक ऐसा पोस्टर लगा है जो कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि यहां पर जो पोस्टर लगा है उसमें साफ लिखा है कि भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नेताओं के बयान तो आ ही रहे हैं शिवसेना की तरफ से, साथ ही अब पोस्टरबाजी के जरिए भी अपने मित्र दलों को ये मैसेज देने की, ये संदेश देने की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे के चेहरे के साथ ही वो चुनाव में जाएं। वैसे हरियाणा में हार के बाद सिर्फ इंडी वाले ही राहुल पर अटैकिंग नहीं है। सिर्फ वो ही कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे। आवाज तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी उठने लगी है। राहुल से सवाल अब खुद उन्हीं के लोग पूछने लगे हैं। कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा का पोस्ट आपके सामने है। कुमारी शैलजा तो मंगलवार से ही अग्रेसिव हैं। हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त उथल पुथल मची है। इतने समय से ये लगे हुए थे, ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। नतीजे जो आए हैं ये होने थोड़ा ही चाहिए थे, क्यों हुए? नहीं मैम, जो चीजें हो रही थी मैम आपसी खींचतान को लेकर, ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत, राहुल के हार के बावजूद कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यही टेप बजाया कि मोदी हार गए, राहुल जीत गए। मगर आज जब राहुल की करारी हार हुई है तो सब एक कोने में दुबक गए हैं। मगर अब तो हालत यह है कि इंडी वाले ही राहुल से छिटक रहे हैं। 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजों से राहुल के लिए एक ही लेसन है और वो ये कि हल्ला मत करो, अब्दुल्ला से सीखो, मोदी से झगड़ा तो बिल्कुल मत करो। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा
मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो हैं ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। हरियाणा की जीत हमारी है। एक लाइन में कहें तो मोदी ने हरियाणा में राहुल गांधी की सियासी सोच और समझ का ऐसा एक्सरे किया है कि राहुल की मित्र मंडली खुद ब खुद उनका साथ छोड़ती जा रही है। राहुल के सारे बब्बर शेर ढेर होते जा रहे हैं और मोदी का हरियाणा में जीत वाला मैसेज धीरे धीरे दिल्ली, झारखंड और बिहार होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचने लगा है। मोदी ने एक जीत से कई और जीत का पूरा इंतजाम कर दिया है। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था। बीजेपी का नया चुनावी फॉर्मूला है बटोगे तो कटोगे। ये फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें थोड़ा सुधार किया। मोदी ने कहा कि बटोगे तो विरोधी महफिल सजा लेंगे। इसी फॉर्मूले पर चलकर बीजेपी के लिए हिंदुत्व की डबल हैट्रिक हुई है। एक हैट्रिक 4 जून को लगी थी जो मोदी ने लगाई थी, और दूसरी हैट्रिक 8 अक्टूबर को लगी जो हिंदू वोटरों के एकजुट होने से लगी है। लेकिन सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है? क्या कांग्रेस के पास अब सिर्फ मुस्लिम वोट ही बचा है? ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। असल बात क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। क्या कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है? क्या मुसलमान वोट के मुंह में कांग्रेस से हिंदू वोट छिटक रहा है? क्या राहुल गांधी को हिंदुओं को जातियों में तोड़ना भारी पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी के जाति वाले कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ 4 महीने की थी? क्या राहुल गांधी के लिए सिर्फ अब मुस्लिम वोट ही वफादार रह गए हैं? अब यह साफ हो रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी। राहुल गांधी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव लोकसभा वाले फॉर्मूले पर ही लड़ा। लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदुओं को जातियों में बांटा और मुस्लिम वोट को बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेट किया। लोकसभा में राहुल गांधी को इन दोनों ही फॉर्मूले से कामयाबी मिली। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से नीचे रोका, लेकिन अब राहुल गांधी के पास बस एक ही फॉर्मूला बचा है और वो है मुस्लिम वोट का, क्योंकि हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाला फॉर्मूला हरियाणा में नहीं चला। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में
कितनी जातियां होती हैं, मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हिंदुओं को जातियों में बांटने वाला और मुसलमानों को एक करने वाला यह प्रयोग कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में किया था। हरियाणा में भले ही पहला प्रयोग फेल हुआ हो, लेकिन दूसरा सफल रहा है। मुसलमानों ने हरियाणा में कांग्रेस को भर भर कर वोट दिए। ये बात अलग है कि मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों की संख्या ही कम थी, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 100% का है। उदाहरण से समझिए, हरियाणा में कांग्रेस ने तमाम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट बांटा, लेकिन सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट मुसलमानों का रहा। यहां कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था और 5 ही बम्पर वोटों से जीते हैं, जबकि 27 जाट में से 15 ही जीत पाए, 8 पंजाबी में से 3 ही जीत पाए, 17 एससी में से सिर्फ 9 ही जीत पाए। यानी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल सीट में अगर कांग्रेस का टिकट है तो फिर जीत पक्की है। जैसे हरियाणा का रिजल्ट तो यह बता रहा है कि बीजेपी के लिए अंडर करंट था, लेकिन जरा हरियाणा की मुस्लिम बहुल सीटों का रिजल्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे कांग्रेस के लिए एक तरफा वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात फिरोजपुर झिरका की, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नूंह जिले की इस सीट में मुसलमानों के 80% वोट हैं। यहां कांग्रेस के मामन खान 98,441 वोट से जीते हैं। उन्हें 1,30,497 वोट पड़े। जबकि बीजेपी ने भी यहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, नसीम अहमद, लेकिन बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ 32,056 वोट मिले। यानी मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए एक तरफा वोट किया। अब दूसरा उदाहरण नूंह सीट का ही है। यहां इस सीट पर मुसलमानों के वोट 73% थे। यहां से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद जीते हैं, जिन्हें 91,833 वोट पड़े। दूसरे नंबर पर INLD के उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन, जिन्हें 44,870 वोट मिले। जबकि बीजेपी के कैंडिडेट संजय सिंह यहां तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें सिर्फ 15,902 वोट मिले। तीसरा उदाहरण है पुन्हाना सीट का। यहां इस सीट पर मुसलमानों के 75% वोट हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास जीते हैं, वो भी बम्पर वोट से। इलियास को 85,300 वोट मिले। दूसरे नंबर पर यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार रईश खान रहे, जिन्हें 53,384 वोट मिले। बीजेपी ने यहां भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, मोहम्मद एजाज खान, लेकिन बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ 5,072 वोट ही मिल पाए, वो भी शायद कुछ हिंदुओं के ही रहे होंगे। एक और मुस्लिम बहुल सीट देखिए, जहां से कांग्रेस जीती है। हरियाणा की हथीन सीट पर 50% मुस्लिम वोट हैं। यहां से कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल जीते हैं, जिन्हें 79,907 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज कुमार रहे, जिन्हें 47,511 वोट मिले। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है।
जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को यह लगा था कि उसने मोदी को हराने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया। मुसलमानों को मोदी और बीजेपी के नाम का डर दिखाया और खूब वोट हासिल किए। इसी वोट की बदौलत कांग्रेस ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसी मुस्लिम वोट की बदौलत राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन जातियों के वोट मिले, उनमें मुसलमानों का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। कांग्रेस को मुसलमानों के 38%, दलितों के 19%, ओबीसी के 19%, आदिवासियों के 23%, ईसाइयों के 25% और सिखों के 30% वोट मिले। इस पूरी लिस्ट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के ही मिले हैं। इसीलिए राहुल गांधी को लगा कि उनका यह फॉर्मूला तो काम कर रहा है, उनके नाम पर मुसलमान बम्पर वोट दे रहे हैं। ऐसा हुआ भी। मध्य प्रदेश में 86%, राजस्थान में 68%, गुजरात में 59%, कर्नाटक में 92%, यूपी में 92% और बिहार में 87% मुसलमानों ने कांग्रेस या उसके गठबंधन को वोट दिया। लेकिन यह फॉर्मूला हरियाणा में नहीं चला, क्योंकि वहां पहले तो मुस्लिम वोट बहुत कम है, दूसरा हिंदू वोट भी जातियों में ज्यादा नहीं बटा। अब कांग्रेस की इस हालत पर मुस्लिम वोट की ठेकेदारी करने वाले ओवैसी भाईजान भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं और विरोधी जब उनकी बम्पर जीत का विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि वो किसी भी चुनाव में हिंदुओं को एकजुट करने के फॉर्मूले पर चलते हैं। इसीलिए बीजेपी ने हरियाणा में योगी की रैली करवाई, जिन्होंने वहां बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया, जो बहुत हिट रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कुल 14 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से बीजेपी को 9 पर जीत मिली। योगी ने हरियाणा में फॉर्मूला दिया था, बंटोगे तो कटोगे। मोदी ने आज कहा कि जितना हिंदू बंटेगा उतना ही कांग्रेस का फायदा होगा। अब आगे के चुनावों में भी बीजेपी का यही फॉर्मूला है। इसीलिए 3 दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में भी मोदी ने कहा था कि बंटोगे तो विरोधियों की महफिल सजेगी। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। मोदी जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों में भी यही प्रयोग होगा। विपक्ष चुनाव को जातियों पर लेकर जाएगा और मोदी चाहेंगे कि हिंदू एकजुट रहें। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया जाए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है और ये सारे मुसलमान हैं। पार्टी का नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी। प्रकाश अंबेडकर को लग रहा है कि वो मुस्लिम और दलित वोटों के बहाने महाराष्ट्र में कुछ हासिल कर लें। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट 13% के करीब हैं, लेकिन ये राज्य की 40 सीटों पर बहुत असरदार हैं। अभी तो इसी मुस्लिम वोट के लिए राहुल गांधी भी आएंगे। वो महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाएंगे। लोकसभा में उन्हें महाराष्ट्र में इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि विधानसभा में भी इसका फायदा उठाया जाए। मोदी चाहते हैं कि ऐसा फिर न हो और इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी हिंदुओं को जातियों में न बंटने दे। बीजेपी ने हरियाणा से इसकी शुरुआत की है।